नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार कोचिंग क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हमारी करंट अफेयर की दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो करंट अफेयर के आपके लिए जो हम उपलब्ध करवा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अब चलो हम आज हमारी दूसरी क्लास को शुरू करते हैं। दूसरी क्लास को शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लोकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। लोकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य। दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर आता है हिमाचल प्रदेश। कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है खेती? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो होता है कि मुलेठी या लोकोरिस होती क्या है। लोकोरिस या मुलेठी वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्तमान के अंदर ये जो लोकोरिस है इसका भारत के द्वारा आयात किया जाता है। आयात कहां से किया जाता है? एक तो अफगानिस्तान, एक तो कहां से आयात किया जाता है? अफगानिस्तान से। एक अगर हम बात करें तो एक कहां से आयात किया जाता है? नेपाल। कहां से आयात करता है भारत? नेपाल। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आयात करता है कहां से? चीन से। वर्तमान में भारत के द्वारा यहां से आयात किया जा रहा था। और अभी अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहां पे खेती शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। यह अगर हम बात करें तो ये जो लोकोरिस होती है ये एक तो हर्बल दवाई, जो हर्बल मेडिसिन बनती है उनके अंदर अगर हम बात करें तो काम में ली जाती है। किसमें काम में ली जाती है? हर्बल दवाइयों में, प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में। किसके रूप में? प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में। एक तो अगर हम बात करें तो प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में, हर्बल दवाइयों के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है दोस्तों, इसको काम में लिया जाता है फ्लेवर के रूप में। किसके रूप में काम में लेते हैं? फ्लेवर के रूप में। फ्लेवर के रूप में अगर हम बात करें तो ये काम में ली जाती है कहां पर? एक तो कैंडी और एक तंबाकू। तंबाकू और कैंडी के अंदर अगर हम बात करें तो ये फ्लेवर के रूप में काम में ली जाती है और हर्बल दवाइयों में प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में काम में लेते हैं। पहले अगर हम बात करें तो भारत था वो अफगानिस्तान, नेपाल और चाइना से इसका व्यापार करता था। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो एशिया के महाद्वीप के अंदर स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। इसी प्रकार अगर हम बात करें नेपाल की राजधानी कौन सी आएगी? काठमांडू। और अगर हम बात करें चाइना तो चाइना की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। कौन सी आती है? बीजिंग। जबकि अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि जो चीन है ना, चाइना, इसका अगर हम बात करें सबसे बड़ा शहर कौन सा आता है? संघाई। राजधानी कौन सी है? बीजिंग। जबकि अगर हम बात करें सबसे बड़ा शहर कौन सा आता है? संघाई। चाइना के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो शी जिनपिंग। कौन आता है? शी जिनपिंग। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि चाइना की जो राष्ट्रभाषा वो आती है मदारिन। कौन सी आती है? मदारिन। भाषा कौन सी आती है? मदारिन। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार 2023 से अगर हम बात करें तो किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन आता है हरि बाल कृष्णन, कृष्णा ववीलाला, मोहन मानसिंगनी और रवि कुमार सागर। हरि बाल कृष्णन, कृष्णन ववीलाला, रवि कुमार सागर और मोहन मानसिंगनी। अगर हम बात करें दोस्तों मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है हरि बाल कृष्णन को। किसको सम्मानित किया गया है? हरि बाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मार्कोनी पुरस्कार 2023 ये मार्कोनी पुरस्कार क्यों दिया जाता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों ये आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंदर अगर हम बात करें नवाचार स्थापित करने के लिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंदर अगर हम बात करें कुछ नया नवाचार या हम बात करें समावेश, डिजिटल समावेश,
डिजिटल समावेश स्थापित करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मार्कोनी पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में किसको प्रदान किया गया था? हरि बालकृष्णन को। किसको प्रदान किया गया? हरि बालकृष्णन को प्रदान किया गया। हरि बालकृष्णन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे प्रोफेसर है? मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है? प्रोफेसर है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है मोहन मानसिंघनी। क्या नाम आता है? मोहन मानसिंघनी। मोहन मानसिंघनी की अगर हम बात करें तो इनको स्वास्थ्य के अंदर पुरस्कार से नवाजा गया है। किसमें पुरस्कार दिया गया है? स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। और कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? ओबाई पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार आता है? ओबाई पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार आता है? ओबाई पुरस्कार। ओबाई पुरस्कार। अब देखो ओबाई पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा दिया गया है, मतलब ब्रिटेन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? मोहन मानसिंघनी को। कौन से क्षेत्र में? मेडिकल लाइन या हम बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार होता क्या है? ऑफिसर ऑफ द मोस्ट ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर ये इसका क्या है? पूरा नाम है। ओबाई पुरस्कार का किसको दिया गया? मोहन मानसिंघनी को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक नाम आता है रवि कुमार सागर। क्या नाम आता है? रवि कुमार सागर। रवि कुमार सागर की अगर हम बात करें दोस्तों तो रवि कुमार सागर है ये तेलंगाना का एक युवा उद्यमी है। कहाँ का है? तेलंगाना का। कहाँ का उद्यमी है? तेलंगाना का। अगर हम बात करें तो तेलंगाना का युवा उद्यमी है और इसको पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इनको पुरस्कार दिया गया था प्रतिष्ठित कलाम पुरस्कार। कौन से पुरस्कार से नवाजा गया? कलाम पुरस्कार से। कलाम पुरस्कार, प्रतिष्ठित कलाम पुरस्कार से नवाजा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व एनजीओ दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व एनजीओ दिवस 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आता है 25 फरवरी। इसके अलावा अगर हम बात करें 27 फरवरी, 26 फरवरी और 28 फरवरी। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो विश्व एनजीओ दिवस 2023 था, ये कब मनाया गया था? 27 फरवरी को। कब मनाया गया था? 27 फरवरी को। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों में एनजीओ के प्रति जागरूकता करना। अगर हम बात करें तो लोगों में एनजीओ के प्रति क्या करना? जागरूकता बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य माना गया। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो मुख्य रूप से फरवरी के अंदर एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि 29 फरवरी 29 फरवरी को अगर हम बात करें तो एक दिवस मनाया जाता है दुर्लभ रोग दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। 29 फरवरी को कौन सा दिवस मनाएंगे? दुर्लभ रोग दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये, इस दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? रमन प्रभाव की। ठीक है, तो इसीलिए 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इसी के उपलक्ष्य में अगर हम बात करें तो 1930 में रमन को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किनको?
चंद्रशेखर वेंकटरमन को, चंद्रशेखर वेंकटरमन को क्या प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी और दुर्लभ रोग दिवस है 29 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? 42वां स्थान। कौन सा स्थान आता है? 42वां स्थान। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी की जाती है बौद्धिक सूचकांक। अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितने सदस्यों को सूचकांक दिया गया था? टोटल कितने सदस्य थे? 55 सदस्य। कितने सदस्य आते हैं? 55 सदस्यों को यहाँ पे सूचकांक जारी किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना प्रथम स्थान, यह हम बात करें प्रथम स्थान पर किसको रखा गया था? यूएसए। यूएसए का कौन सा स्थान आया था? प्रथम स्थान। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, इसकी अगर हम बात करें तो इसका कौन सा स्थान आया था? द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान आया था? द्वितीय स्थान। जबकि अगर हम बात करें एक आता है तीसरा, तीसरा स्थान किसका आया था? फ्रांस का। किसका आया था? फ्रांस का कौन सा स्थान आया था? तीसरा स्थान। यहां पर अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा स्थान आया था? 42वां। कौन सा स्थान आया था? 42वां। और भारत की अगर हम बात करें थीम क्या है? सृजनात्मक भारत। सृजनात्मक भारत व नवाचारी इंडिया। सृजनात्मक भारत व नवाचारी इंडिया, इसकी क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां स्थान। टोटल देश कितने थे? 55 सदस्य। और अगर हम बात करें जारी किसके द्वारा किया जाता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023, कोबरा वॉरियर 2023 की मेजबानी कौन से देश के द्वारा की जाएगी? तो अगर हम बात करें दोस्तों तो ये मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ब्रिटेन के द्वारा। कौन सा देश करेगा? ब्रिटेन। यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है कि कोबरा वॉरियर 2023, इसके अंदर कौन कौन से देशों के द्वारा भाग लिया जा रहा है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन देश भाग लेगा? भारत। कौन भाग लेगा? भारत। एक स्वयं कौन सा देश हो गया? ब्रिटेन। एक अगर हम बात करें तो स्वीडन। एक कौन सा देश है? स्वीडन। एक अगर हम बात करें तो फिनलैंड। कौन से देश के द्वारा भाग लिया जाएगा? फिनलैंड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक देश कौन सा आ गया? सिंगापुर। कौन सा देश आता है? सिंगापुर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक देश कौन सा आता है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश आएगा? दक्षिण अफ्रीका। एक देश कौन सा आएगा? दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये देश हैं जो इनके द्वारा इस के अंदर भाग लिया जाएगा। भारत, ब्रिटेन, स्वीडन, फिनलैंड, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत के द्वारा इसके अंदर जो भाग लिया जाएगा ना, भारत के द्वारा जो भाग लिया जाएगा तो इसके अंदर एक तो मिराज 2000 विमान। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 विमान लेके जाएगा C-17 ग्लोब मास्टर। C-17 ग्लोब मास्टर। अगर हम बात करें दोस्तों सैन्य अभ्यास की, तो वायु सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करें तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य, भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य अन्य भी सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक सैन्य अभ्यास आता है कोंकण। कौन सा सैन्य अभ्यास आता है? कोंकण। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है इंद्रधनुष। कौन सा आता है? इंद्रधनुष।
कोंकण है, ये अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा, नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, नौसेना के द्वारा, भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। इंद्रधनुष है, ये किसके द्वारा, वायुसेना के द्वारा। किसके द्वारा, वायुसेना के द्वारा। जबकि अगर हम बात करें एक आता है थल सेना, कौन सा आता है, थल सेना। और थल सेना की अगर हम बात करें तो थल सेना की अगर हम बात करें इसके द्वारा अजय वॉरियर, कौन सा आता है, अजय वॉरियर, ये युद्धाभ्यास किए जाते हैं। तो ये तो अगर हम बात करें तो ये तो कौन सा है, बहुपक्षीय। बहुपक्षीय का मतलब क्या होता है कि एक अभ्यास के अंदर बहुत सारे देशों के द्वारा भाग लिया जाता है। जबकि अगर हम बात करें ये जो अभ्यास है कोंकण, इंद्रधनुष और अजय वॉरियर, ये सभी इनकी अगर हम बात करें तो ये सभी के सभी द्विपक्षीय, दो देशों के मध्य आयोजित किए जाते हैं, भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विमानन और जहाज संबंधी कार्यों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जोंगसिंग 26 उपग्रह, जोंगसिंग 26 उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों, चीन के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, चीन के द्वारा। अगर हम बात करें तो एक तो चीज याद रखना कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, देश कौन सा है, चाइना। एक आता है रॉकेट, रॉकेट की अगर हम बात करें तो चाइना के कौन से रॉकेट के द्वारा आकाश के अंदर छोड़ा गया, तो नाम आता है लॉन्ग मार्च 3B। कौन से रॉकेट के द्वारा, लॉन्ग मार्च 3B के द्वारा, लॉन्ग मार्च 3B। जबकि अगर हम बात करें एक आती है चाइना की स्पेस एजेंसी। स्पेस एजेंसी की अगर हम बात करें तो चाइना अकेडमी, चाइना अकेडमी, चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस एजेंसी तो कौन सी आती है, चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। जबकि अगर हम बात करें रॉकेट कौन सा था, लॉन्ग मार्च 3B। इसके द्वारा यहां पर अगर हम बात करें तो जोंगसिंग 26 उपग्रह को लॉन्च किया गया। चाइना की अगर हम बात करें दोस्तों, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की राजधानी कौन सी है, बीजिंग। कौन सी आती है, बीजिंग। राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें तो कौन सी आती है, मदारिन। कौन सी आती है, मदारिन। जबकि अगर हम बात करें राष्ट्रपति कौन आता है, शी जिनपिंग। कौन आता है, शी जिनपिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें जापान, तो जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, टोक्यो। क्या आती है, टोक्यो। जबकि अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। कौन सी आती है, सियोल। जबकि अगर हम बात करें ताइवान, तो ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे। कौन सी है, ताइपे। और चीन के पास एक छोटा सा देश है, कौन सा, ताइवान, जो लगातार किसको धमकी देता रहता है, चाइना को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ। यह पहल कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये पहल शुरू की गई थी कब है, 2021 में। कब शुरू की गई थी, 2021 के अंदर शुरू की गई थी। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि यह पहल कब शुरू की गई थी, 2021 में। अगर हम बात करें तो यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई, तो यह पहल शुरू की गई थी अमेरिका। किसके द्वारा शुरू की गई थी, अमेरिका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यह पहल शुरू की गई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि नवंबर 2021 में यह पहल शुरू की गई, नवंबर 2021 में। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन को बढ़ावा देने के लिए, या हम बात करें एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन के अंदर नवाचार स्थापित करने के लिए, या हम बात करें तो नवाचार स्थापित करना। इसके लिए अगर हम बात करें
तो कौन सी पहल शुरू की गई थी? एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल। मतलब पर्यावरण के प्रति अगर हम बात करें तो ऐसी कृषि उत्पादन करना जिससे पर्यावरण को भी बढ़ावा मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हो, इस प्रकार की पहल सबसे पहले कब शुरू की गई? 2021 में। वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो भारत भी इसके अंदर क्या हो गया है? शामिल हो गया है। कौन शामिल हो गया है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग का आयोजन कहां पे शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये आयोजन कहां पे शुरू हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात। कहां पे शुरू हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात। और संयुक्त अरब अमीरात की अगर हम बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात का एक हवाई अड्डा आता है अल दफारा। कौन सा हवाई अड्डा है? अल दफारा। अल दफारा। यहां पे ये अगर हम बात करें तो आयोजन शुरू किया गया एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों इसके अंदर भाग लेने वाले सदस्य देशों की, तो एक तो कौन सा आएगा? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पेन। स्पेन के अलावा अगर हम बात करें तो बहरीन। बहरीन के अलावा अगर हम बात करें तो मोरक्को। कौन सा देश आता है? मोरक्को। मोरक्को के अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिण कोरिया। कौन सा देश आएगा? दक्षिण कोरिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत। कौन सा देश आता है? भारत। भारत के अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश आएगा? ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आएगा कुवैत। कौन सा आता है? कुवैत। कौन सा देश आएगा? कुवैत। और एक अगर हम बात करें तो एक कौन सा आएगा? फ्रांस। कौन सा देश को शामिल किया जाएगा? फ्रांस। इन सब देशों के द्वारा मिलकर कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा? एक्सरसाइज डेजर्ट ऑफ फ्लैग। ये तो अगर हम बात करें तो ये तो कौन सा हो गया? बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। कहां पे किया जाएगा? अल दफारा हवाई अड्डा। और ये है कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। संयुक्त अरब अमीरात। एक चीज याद रखना कि भारत ने सबसे पहले 2021 में भाग लिया था। इसमें पहली बार भाग कब लिया था? 2021 के अंदर भाग लिया था। भारत ने सबसे पहले कब भाग लिया? 2021 में। एक अगर हम बात करें तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात इन दोनों के मध्य एक द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है। ठीक है। एक तो नाम आता है यूएई बिलेट। यूएई बिलेट। एक तो ये युद्धाभ्यास किया जाता है। और एक अगर हम बात करें तो एक किया जाता है डेजर्ट ईगल। कौन सा किया जाता है? डेजर्ट ईगल। ये दोनों अगर बात करें तो ये युद्धाभ्यास द्विपक्षीय हैं, दो देशों के मध्य, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मध्य। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों दो महत्वपूर्ण अभ्यास और आते हैं जो बहुपक्षीय हैं। कौन से आते हैं? बहुपक्षीय। एक तो अमेरिका के द्वारा बहुपक्षीय अभ्यास किया जाता है लाल झंडा। कौन सा किया जाता है? लाल झंडा, जिसके अंदर बहुत सारे देशों के द्वारा भाग लिया जाता है। और एक अगर हम बात करें तो एक किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और ये अगर हम बात करें तो क्या नाम आता है? पिच ब्लैक। क्या नाम आएगा? पिच ब्लैक। तो एक नाम आता है पिच ब्लैक का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पे आयोजित हुआ? मतलब कहां आयोजन किया गया? तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें ये कहां पे आयोजित किया गया था? हैदराबाद में। कहां पर आयोजित किया गया था? हैदराबाद। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो कहां की राजधानी है? तेलंगाना की। कहां की राजधानी आती है? तेलंगाना की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तेलंगाना की राजधानी आती है मुख्यमंत्री चंद्रशेखर के चंद्रशेखर राव। क्या नाम आता है? चंद्रशेखर राव। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि तेलंगाना का राज्यपाल लिसाई, तमिल लिसाई सौंदराजन। क्या नाम आता है? तमिल लिसाई सौंदराजन। तो
सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे आयोजित किया गया था? हैदराबाद में। कहाँ की राजधानी? तेलंगाना की। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था राजस्थान के बीकानेर शहर में। कहाँ पर आयोजित किया गया था? राजस्थान के बीकानेर शहर में। और यहीं पे अगर हम बात करें तो बीकानेर के अंदर कौन सा दुर्ग स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग। केवल और केवल किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है बीकानेर? जूनागढ़ दुर्ग। इसके अलावा अगर हम बात करें देशनोक के अंदर कौन सा मंदिर बना हुआ है? करणी माता का मंदिर। देशनोक में कौन सा मंदिर बना हुआ है? करणी माता का मंदिर, जो सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और यहाँ पे सफेद चूहों को क्या बोला जाता है? काबा। क्या बोला जाता है? काबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इब्राहिम मुस्तफा रैंकिंग श्रृंखला 2023 में पुरुषों के 72 किग्रा वर्ग में भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान अंकित गुलिया ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता? तो पदक की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके द्वारा जीता गया था कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता गया था? कांस्य पदक। कांस्य पदक की अगर हम बात करें ये हुआ कहां पे था आयोजन? ये हुआ था अलेक्जेंड्रिया। कहां पर आयोजित किया गया था? अलेक्जेंड्रिया। कहां पर? मिस्र में। ठीक है, एक तो याद रखना कि कौन सी वर्ग में था? 72 किग्रा में। कौन सी श्रेणी में? 72 किग्रा में। नाम क्या था? अंकित गुलिया, भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान। और कौन सा पदक जीता गया? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता गया था? कांस्य पदक। तो दोस्तों आज यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।